दोस्तों हमारा ब्रेन एक मास्टरपीस है जो एक तरफ तो बॉडी की उन सभी प्रोसेसेस और रिएक्शंस को कंट्रोल करता है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ वो हमारे इमोशंस, डिसीजन मेकिंग और मेंटल एबिलिटी को भी कंट्रोल करता है। हम जितना ज्यादा ब्रेन और उसकी फंक्शनिंग के बारे में जानेंगे, लाइफ को समझना उतना ही आसान हो जाएगा। चाहे आप एक बिजनेस पर्सन हो या एक एम्प्लॉय या फिर एक होम मेकर, आप अपनी डेली लाइफ में न जाने कितने लोगों से डील करते हो, कितनी बातों के लिए नेगोशिएट करते हो। ऐसे में अगर कोई आपको ये बता दे कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है या सामने वालों को कैसे कन्विंस करना है, तो किसी से भी डील करना आपके लिए कितना आसान हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे ही साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में जिनकी मदद से आप ना सिर्फ दूसरों को समझ सकते हो बल्कि किसी को भी कन्विंस करके अपने लिए एक कंप्लीट विन विन सिचुएशन क्रिएट करते हो। तो चलिए नेगोशिएशन का मास्टर बनने का अपना सफर शुरू करते हैं। नंबर 1, आर्ग्यूमेंट का सही तरीका। When you argue with someone, always act much calmer than them। यानी आर्ग्यूमेंट के दौरान खुद को कूल और शांत रखने की कोशिश करो। इमेजिन करो कि आप किसी से आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हो, आप दोनों एकदम हीटेड डिस्कशन के बीचों बीच हो और सामने वाला बड़े ही आराम से बैठे मुस्कुरा रहा है, जैसे उसे आपकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ना। फ्रस्ट्रेशन में आपने उसे बुरा भला कह दिया और बाद में आपको सॉरी बोलना पड़ा। हो गया ना नुकसान। इसलिए कहा जाता है कि छोटा सा नेगोशिएटिंग आर्ग्यूमेंट हो या जंग का मैदान, जो पहले आपा खो देता है उसे ही सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, क्योंकि गुस्सा और खुद को सही साबित करने का लालच 2 ऐसे इमोशंस हैं जो आपसे आपके सोचने समझने की पावर छीन लेते हैं। ऐसे में आप कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड बोल जाते हो या कर जाते हो जिससे बात आपके हाथ से निकल जाती है। तो अगर आप बिना कुछ किए ही सामने वाले को हराना चाहते हो तो बस खुद को कूल और शांत रखिए और आपका काम हो जाएगा। उसे जब तक रियलाइज होगा कि क्या हुआ है तब तक देर हो चुकी होगी। जैसे रामायण में रावण ने गुस्से में आकर हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी और वो मुस्कुराते रहे। रावण को अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब आधी लंका जल चुकी थी। एक रिसेंट का एग्जांपल देता हूँ। बेन शपीरो एक बहुत ही माहिर डिबेटर है। उनकी बातों में इतनी इंटेंसिटी होती है कि सामने वाला अपना आर्ग्यूमेंट ही भूल जाता है। एक वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, शायद आपने पहले देखा हो। एक सोशलिस्ट लड़का बेन शपीरो से यह सवाल करता है कि मजदूरों को बस उनकी मजदूरी मिलती है, बाकी सारा प्रॉफिट फैक्ट्री ऑनर ले जाता है। तो उसका किस तरह से जवाब दिया बेन शपीरो ने, आप ये देखिए। When you as the owner of the factory, you give me a wage. The wage could be $7.25, it could be $15, it could be whatever an hour, right? But you give me a wage. All the additional profit above the made from selling the pencils or whatever good you produce above what is reinvested into the company ultimately goes to you or the investors, those who own shares in the means of production. Right. Under socialism, those people are the workers, and the example I give again is cooperative enterprise. No, those are the people who are investing the risk. So if they carry the risk, then they get the benefit. The owner of the factory carries the risk, therefore he gets the benefit. The workers in the company you mentioned, if that company were to go bankrupt, they would carry the risk as well as the benefit. If the company goes bankrupt and this guy has to pay off all of his debts, the worker may lose his job, but he's not the one who's going to incur the debt of having gone bankrupt. If you incur risk, then you're the one who pays the downside. The worker does not pay the downside. Okay, it is the investor who pays the downside, who invested in all the machinery, who sunk millions of dollars into making your labor productive. Because guess what? Your labor is without that machinery. Gunk. Nothing. You don't have a pencil to put together, you don't got the wood, you don't got the paint, you don't got the rubber, you don't got the metal, you got nothing. Right? You're sitting there, standing outside, twiddling your thumbs. It required somebody to invest. Who do you think put more in? The guy who spent millions of dollars buying all the machinery, leasing the place, making sure there was a management structure, doing the LLC formation, making sure all the tax code was in compliance, or you standing outside because you can stick a piece of graphite into a piece of wood? Now we're done. अब एक दिन बेन शपीरो जो रोगन के पॉडकास्ट पर आए। जो रोगन यूजुअली बहुत कूल गाय हैं, आराम से बात करते हैं, लेकिन बेन शपीरो वाले पॉडकास्ट में वो और ज्यादा कूल हो गए और ज्यादा शांत हो गए। On marijuana are not addicted to marijuana. I think in the same way, alcohol. I mean, it's true of alcohol as well. there's people that are going to be addicted to almost anything, and I think there's absolutely people that are addicted to sugar. There's for sure people that are addicted to nicotine and alcohol and all these things that we let people have. The material addictiveness of marijuana is not comparable to opioids, though, for example. It's not even comparable to alcohol or nicotine. It seems to be very rare when people become physically addicted to it. Extremely rare. And what's common though is abuse. And it's common in everything that human beings consume. Abuse is common, as we said, with food. It's certainly common with alcohol. It's certainly common with pills. But this is what. देखो, जो रोगन को पता था कि बेन शपीरो बहुत तेज बोलते हैं, बहुत इंटेंसिटी के साथ बोलते हैं, तो इसलिए वो और ज्यादा स्लो हो गए। और जब वो इतनी ज्यादा स्लो बात कर रहे थे तो बेन शपीरो वहां अनकंफर्टेबल हो गए। क्योंकि आप देखिए, जब कोई आपसे ये पूछ रहा हो कि और भाई कैसा था दिन तेरा, और आप कह रहे हो हाँ मेरा दिन बहुत ज्यादा, मैं आ गया, आप अजीब लगोगे।
तो इस सोशल टेक्निक से होता यह है कि आप सामने वाले को अपने लेवल पर लाते हो। अब वो आपके लेवल पर आए या ना आए, वो सामने वाला आपके लेवल पर आने की कोशिश करता है और इस कोशिश में वो नेचुरल नहीं रह पाता, फिर वो नहीं रह पाता जो वो है। इस सोशल टेक्निक से आप सामने वाले को फोर्स कर देते हो कि वो आपकी इंटेंसिटी के लेवल पर आ जाए, वो आपके जितने पेस पर आ जाए। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ। You don't have any miracles? No, in here? not by Jesus. Right? No? They're ones But in the Old God Testament. ones? Yeah, you've got Moses splitting the sea and all that. What do you think happened there? What do I think happened there? Yeah. Well, I'll go with the Maimonidean explanation. कुछ नोटिस किया आपने? बेन शपीरो ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन्होंने सवाल सुना ना हो ठीक से। What do I think happened there? Yeah. जबकि ये हाईली इम्पॉसिबल है। ये दोनों $5,000 के हेडफोन पहने हुए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आवाज आई ना हो। ये भी एक डिबेटिंग टेक्निक है। जब कोई मुश्किल सवाल आपके सामने हो और आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए उस पर सोचने के लिए, तो आप सामने वाले के सवाल को रिपीट करो, और एग्जैक्टली यही यहाँ बेन शपीरो ने किया है। अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सेकंड टेक्निक देखते हैं। नंबर 2, चॉइस आपकी, ऑप्शंस मेरे। थिंक ऑफ 2 ऑप्शंस दैट आर बोथ फाइन with you and then offer them as a choice to someone you are trying to convince। किसी से अपनी बात मनवाने के लिए उसे चॉइस के तौर पर ऐसे ऑप्शंस दो जिनमें आपका फायदा हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिससे आप अपनी बात भी मनवा सकते हो और सामने वालों को एहसास भी नहीं होगा। चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, किसी से भी अपनी बात मनवाना बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। आप चाहते हो कि बच्चे आपके कहे अनुसार काम करें, आपके एम्प्लॉय, कलीग्स, यहाँ तक कि आपका लाइफ पार्टनर भी आपके आइडियाज को फॉलो करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि किसी दूसरे की बात मानने के बीच में हमारी ईगो आ जाती है। ईगो फैक्टर हमें किसी और के कहे मुताबिक चलने नहीं देता, इसलिए हर कोई चूज करने का पावर अपने पास रखना चाहता है। ऐसे में अगर आप सामने वाले को 2 ऐसे ऑप्शंस दोगे जिन दोनों में ही आप दोनों का फायदा है, तो उसे चूज करने का पावर भी उसे महसूस होगा और आप अपनी बात भी मनवा लोगे। इसलिए किसी के ऊपर अपना डिसीजन थोपने से अच्छा है उन्हें ऑप्शंस दो, ताकि वो सोचते रहें कि चॉइस उनके हाथ में, जबकि ऑप्शंस हमेशा आपके हाथ में रहेंगे। अमेरिकन शार्क टैंक की शार्क बारबरा कॉर्कोरन की मैं एक बुक पढ़ रहा था, यूज व्हाट यू हैव गॉट। उसमें उन्होंने बताया कि वो बचपन में कैसे अपने बहन भाई से एक केक का पीस शेयर करती थी। वो कहती है कि एक सिंपल सा फॉर्मूला है, अगर आप कट करोगे केक तो चूज मैं करूंगी, ऑप्शन मेरे हाथ में रहेगा कि मैं कौन सा पीस लूं, और अगर मैं कट करूंगी तो आप चूज कर सकते हो कौन सा पीस आपको लेना है। अब देखिए ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, इसमें कभी भी चीटिंग नहीं होगी। केक का पीस कट करने वाले के हाथ में चूज करने का ऑप्शन नहीं है, तो वो जितना ज्यादा हो सकेगा बिल्कुल परफेक्टली बराबर पीस करेगा। नंबर 3, पोस्चर। व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, मैच देयर पोस्चर। दूसरों के पोस्चर को मैच करने से आप उनके दोस्त बन सकते हो। जी हाँ, ये सच है। जब बात करते समय सामने वाले के बॉडी पोस्चर को आप मैच करते हो तो जाने अनजाने में आप उसे एक फ्रेंडली फिगर की तरह लगते हो और वो आपसे एक जुड़ाव सा महसूस करने लगता है। ये साइकोलॉजिकल फैक्टर आपके बहुत काम आ सकता है। इससे यह तय होगा कि सामने वाला आपकी बात मानता है या आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है। इसके पीछे हाथ है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी डेटा बैंक की तरह है। इसमें हमारे पैदा होने से लेकर प्रेजेंट डे तक की सभी इंफॉर्मेशन फीड होती जाती है। जब आप किसी की पोजीशन कॉपी करके बात करते हो तो चाहे वो कॉन्शियसली आपको नोटिस ना करें, पर कहीं ना कहीं उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे नोटिस करता है और अपने डेटा बैंक में इसे प्रोसेस करने लगता है। उसे महसूस होता है कि कहीं ना कहीं आप उसके जैसे ही हो, आप में भी वही आदतें हैं जो उसमें है, इसलिए आप बाकियों के कंपैरिजन में उसे ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो। और यही वजह है कि वो सबकॉन्शियस माइंड आपको अपना फ्रेंड मानने लगता है। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि किसी नए बंदे से मिलकर भी आपको अपनापन महसूस हो रहा है, तो नेक्स्ट टाइम उसका पोस्चर नोटिस करने की कोशिश करो, कहीं वो पोस्चर आप ही की तरह तो नहीं है। अगर हाँ, तो अगली बार जब आप किसी नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठे हो तो सामने वाले का सॉफ्ट कॉर्नर पाने के लिए आपको क्या करना है ये तो आप समझ ही गए होंगे। नंबर 4, अगर आप चाहते हो कि कोई आपको पसंद करे तो उससे हेल्प मांगो। One way of making people like you is more to ask them to do favors for you। ये शायद आपको सुनने में बहुत अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। चलिए जरा इसे समझते हैं। जब आप किसी की मदद करते हो तो आपको कैसा फील होता है? अच्छा लगता है ना? काफी देर तक माइंड में उसकी ही बातें चलती रहती हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसानों के नेचर का हिस्सा है कि वो केवल उन लोगों की मदद करता है जिनकी वो परवाह करता हो। चाहे हमारे पेरेंट्स हो या दोस्त, सब हमारे लिए इतना कुछ इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारी परवाह करते हैं। यानी हम ये मान सकते हैं कि फेवर और केयर का एक बहुत गहरा रिश्ता है। इसलिए जब हम भी किसी की मदद करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बाय डिफॉल्ट उसकी परवाह भी करने लगता है। दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्ट जो इस ट्रिक को प्रूव करता है वो ये कि जब आप किसी से मदद मांगते हो तो इनडायरेक्टली आप उसको खुद से सुपीरियर होने का मौका देते हो, और सुपीरियर होना भला किसी नहीं पसंद। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके नए ऑफिस में आपका बॉस आपको पसंद करे या आपके कॉलेज की वो खूबसूरत सी लड़की आपके बारे में सोचे, तो किसी बहाने से उनसे मदद मांगने की कोशिश करो। 90% चांसेस है कि आपकी मदद करते करते वो कहीं ना कहीं आपको पसंद भी करने लगेंगे। नंबर 5, ऐसा झूठ जो पकड़ा ना जाए। साइंटिस्ट कहते हैं कि व्हेन टेलिंग अ फॉल्स स्टोरी एड एन एम्बैरेसिंग डिटेल अबाउट योरसेल्फ। यानी अगर आप कोई झूठी कहानी किसी को सुना रहे हो तो खुद को एम्बैरेसिंग सिचुएशन में दिखाने की कोशिश करो।
सब आपकी कहानी पर यकीन करेंगे। वैसे तो झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, बट लेट्स फेस इट, आजकल के जमाने में आप चाहो ना चाहो आपको थोड़ा बहुत झूठ या थोड़ी बहुत फेरबदल अक्सर करनी ही पड़ती है। कई बार लोगों की भलाई के लिए, पैनिक क्रिएट ना हो इसके लिए, और कभी कभी अननेसेसरी आर्गुमेंट से बचने के लिए भी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। लेकिन तब क्या, जब आपका झूठ पकड़ा जाए। वो कहते हैं ना कि झूठ बोलना भी एक कला है जो हर किसी को नहीं आती। आइए आज ये भी आप सीख लीजिए, जब भी आप कोई झूठी कहानी किसी को सुना रहे हो और आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी बात पर यकीन कर ले, तो उस कहानी में खुद के बारे में कोई फनी या एम्बैरेसिंग बात ऐड कर दो। जैसे आप कल ऑफिस नहीं आ पाए तो ये कहने के बजाय कि मैं कल बीमार था, आप ये कह सकते हो कि मुझे जुकाम हो गया था और लास्ट टाइम जब सर्दी होने पर मैं ऑफिस आया था तो पूरे दिन छींक छींक कर दूसरों का मैंने जीना हराम कर दिया था। ऐसा इसलिए सोचा इस बार छुट्टी मार लो। देखना लोगों को आपकी बात बिल्कुल सच लगेगी, क्योंकि झूठ में जितनी ज्यादा डिटेलिंग होती है उसे सच बनाना उतना ही आसान हो जाता है। डिटेलिंग के कारण माइंड सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाता। आपको यकीन ना आए तो एक बार इसे करके देख लो। झूठ फैलाने का एक बहुत रिसेंट एग्जाम्पल भी है। बहुत सारे झूठे टेक्स्ट आते हैं व्हाट्सएप पर, लंबे लंबे, उनमें इतनी डिटेलिंग होती है, एक एक बुक्स का रेफरेंस होता है कि फलाने ने ये किया था, फलाने ने वो किया था, यकीन ना आए तो ये बुक के पेज नंबर इतने पर देख लो। 99.9% लोग वो बुक सर्च नहीं करते, वो बुक खरीदते नहीं, ना उसे खोल कर देखते हैं। वो बस उस मैसेज की डिटेलिंग की वजह से उस मैसेज पर बिलीव कर लेते हैं और वही झूठा मैसेज वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। यह है डिटेलिंग का पावर। नंबर 6, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मांगो। आप दुकान पर गए, आपने बैग देखा, आपको पसंद आया, आपने प्राइस पूछा, दुकानदार बोला 800 रुपए, आपने कहा ठीक ठीक लगाओ भैया। उसने कहा चलो आप परमानेंट कस्टमर हो, आपको 650 में दे दूंगा। आप खुशी खुशी ले आए कि आपने सस्ते में लिया, जबकि उस बैग की असल कीमत 400 भी नहीं थी। ह्यूमन साइकोलॉजी की ये ट्रिक सदियों से चली आ रही है, लेकिन अभी तक केवल बिजनेसमैन ही इसका फायदा उठा पाए हैं। अगर आप ये समझ लो तो आपकी भी रोजमर्रा की लाइफ आसान हो सकती है। जैसे आपको किसी से 10 उधार लेना हो या किसी से 1 घंटे का समय मांगना हो, तो पहले जितना रिक्वायर्ड वैल्यू है उससे ज्यादा मांगो। कहो कि 20,000 चाहिए या तेरे 3 घंटे की मदद चाहिए। वैसे मैं उधार मांगने के तो बिल्कुल खिलाफ हूं, बट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये समझा रहा हूं। जब वो उसके लिए मना कर दे तो कहो कि चल 10 ही दे दे, मैं एडजस्ट कर लूंगा। 90% चांसेस है कि सामने वाला आपके इस ऑफर को मना नहीं कर पाएगा। वैज्ञानिकों ने भी कई एक्सपेरिमेंट्स में प्रूव किया है कि डायरेक्ट मदद मांगने वालों के कंपैरिजन में इस तरह से मदद मांगने वालों को मदद मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यानी पहले बड़ी मदद मांगो, नहीं हो पा रहा है तो उसको कहो कि यार इतना ही कर दे, इससे काम चला लूंगा। चल तो 3 घंटे नहीं आ सकता है, 1 घंटे के लिए यार आ जा। नंबर 7, ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपके कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। जो लोग मार्केटिंग में हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस का सेल्स बढ़ाने में कितना बड़ा हाथ होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस यानी ऐसे क्वेश्चंस जिनका जवाब आप केवल हाँ, ना या एक वर्ड में नहीं दे सकते। आपको जवाब थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा। जैसे आप किसी से ऊपरी लेवल की बात कर रहे हो, आप पूछ रहे हो कि आज का वेदर कितना अच्छा है ना। अब इसका जवाब हाँ या ना आएगा, हाँ, नहीं। लेकिन अगर आप उससे ये पूछो कि यार तुम्हें कौन सा वेदर पसंद है, आज का जो वेदर है वो तुम्हें कैसा लग रहा है, तो यहाँ आपको डिटेल में आंसर मिल सकता है। अगर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ये पूछो आपको अच्छा लगा या बुरा लगा, एक वर्ड में आंसर मिल जाएगा, अच्छा बुरा। लेकिन अगर आप लोगों से ये पूछो कि हम आपके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए और क्या कर सकते हैं, तो आपको डिटेल्ड आंसर मिलेगा। इसी तरह रिलेशनशिप्स में भी ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि तुम परेशान हो की जगह पूछो कि वो क्या चीज है जो तुम्हें आजकल परेशान कर रही है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस की ब्यूटी ये है कि इसका जवाब सामने वाला हमेशा खुल कर देता है। ऐसे में आप आसानी से कोई भी बात निकलवा सकते हो, उसके दिल का हाल जान सकते हो, उसके दिमाग में चल रही बातें जान सकते हो। नंबर 8, अपने दुश्मन से गलती करवाने के लिए उसकी तारीफ ही काफी है। किसी को भी हराने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे चौंका देना। तो चाहे आपका बिजनेस कॉम्पिटिटर हो या गेम में ओपोनेंट, जब तक उसे ये लगता रहेगा कि वो आपसे बेहतर है तब तक वो आपके लिए खतरा नहीं बनेगा, क्योंकि ये इंसान की साइकोलॉजी का हिस्सा है कि वो दुश्मन को खुद से कमजोर समझकर निश्चित हो जाता है और कोई ना कोई गलती कर बैठता है। बस यही, इसलिए जितना हो सके दूसरों के सामने ये शो मत करो कि आपको उनसे ज्यादा आता है, खासकर अपने पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स को तो बिल्कुल नहीं। उन्हें यही समझने दो कि वो आपसे बेहतर है। ऐसे में ओवर कॉन्फिडेंस के कारण उनके गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप इस स्किल को टेस्ट करना चाहते हो तो अपने दोस्त के साथ गेम खेलते हुए जरा बीच में उसकी तारीफ कर दो, फिर देखना कैसे अगले ही शॉट में उससे चूक होती है, अगले ही चाल में उससे चूक होती है। वैसे अपने स्किल्स को निखार कर आगे बढ़ना ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, ज्यादा हेल्दी ऑप्शन है, लेकिन कभी कभी एक बड़ी जीत के लिए थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी बहुत जरूरी होती है। नंबर 9, नॉडिंग से आप किसी को भी अपनी साइड कर सकते हो। नॉडिंग यानी हाँ में सर हिलाना। अगर आप अपनी बात रखते समय हाँ में सर हिलाते हो तो सामने वाले के आपसे एग्री होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हो सकता है कि ये आपको थोड़ा दकियानुसी और पुराना लगे, लेकिन आपको कभी भी गेस्चर और सबकॉन्शियस माइंड के कनेक्शन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसका फायदा लोग सदियों से उठाते आए हैं। आपने देखा होगा कि नेता अपने भाषण में कितना सर हिलाते हैं, बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर्स भी यही करते हैं,
क्यों? ताकि लोग उनसे सहमत हों, उनकी बात माने। जैसे ऑफिस में आपको अपने फेवर में ओपिनियन चाहिए, तो ये पूछने के बजाय कि आपको क्या लगता है मैं सही हूं, आप हाँ में अपना सर हिलाइए और बोलिए कि मैं सही हूं ना। दोनों बार के रिजल्ट में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा, क्योंकि दूसरी कंडीशन में ज्यादातर लोग हाँ में जवाब देंगे। आप इस साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए भी कर सकते हो। जैसे आपके कलीग को प्रेजेंटेशन के बीच में घबराहट हो रही है, तो उसे हौसला देने के लिए आप हाँ में सर हिला सकते हो। आपके गेस्चर से उसे लगने लगेगा कि वो सही बोल रहा है, आप उसे समझ रहे हो और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। 2017 में जापान में एक रिसर्च के दौरान वॉलंटियर्स को कुछ एनिमेटेड क्लिप्स दिखाई गई, जिनमें कुछ लोग हाँ में सर हिला रहे थे, कुछ में ना में, तो कुछ मोशनलेस थे। रिसर्च में पाया गया कि हाँ में सर हिलाने वाले कैरेक्टर्स को लोगों ने ज्यादा पसंद किया, यानी हाँ में सर हिलाने से सब्जेक्ट की लाइकेबिलिटी बढ़ जाती है। हेड नॉडिंग केवल एक गेस्चर ही नहीं है, बल्कि ये स्पीकर और लिसनर के बीच में कनेक्शन की तरह है। अगर आप स्पीकर नहीं हो बल्कि लिसनर की साइड पर हो, तो भी आप हेड नॉडिंग से स्पीकर का ध्यान अपनी ओर खींच सकते हो। सामने वाले को लगेगा कि आप उसकी बातें रिस्पेक्टफुली सुन रहे हो। ऐसे में चाहे आपका बॉस हो या टीचर, आप उसके चहेते बन सकते हो। एंड नॉट जस्ट, अगर आप किसी सिंगर को भी सुन रहे हो, सिंगर स्टेज पर है, आप ऑडियंस में सामने बैठे हुए हो, और अगर आप अपना सर इस स्टाइल में हिलाते हो कि हाँ आप उसके गाने को, उसके म्यूजिक को एंजॉय कर रहे हो, तो वो सबको छोड़कर आप पर ज्यादा ध्यान देगा। ये मेरे पापा ने मुझे बताया था कि वो एक कंसर्ट में गए थे, काफी बोरिंग सा कंसर्ट था, लेकिन जब उन्होंने अपना सर हिलाकर उस सिंगर को दाद दी, जबकि उन्हें पसंद नहीं आ रहा था, तो वो सिंगर उन्हीं पर फोकस करने लग गया था कि यार यही है अपना सच्चा श्रोता। नंबर 10, साइलेंस से बड़ा कोई हथियार नहीं है। चाहे बात नेगोशिएट करने की हो या किसी से सच निकलवाने की, आप अपने साइलेंस का इस्तेमाल से कुछ भी हासिल कर सकते हो। अगर आप सोचते हो कि साइलेंस केवल अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में ही आपकी मदद करता है, तो शायद अभी तक आपने साइलेंस का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया। साइलेंस इतना मिस्टीरियस और पावरफुल है कि लोग आपकी चुप्पी तोड़वाने के लिए कुछ भी कर देंगे और वो बातें बोल देंगे जो शायद वो नॉर्मली नहीं बोलते या करते। तो जब कोई आपसे बात छुपाए या झूठ बोले, तो बस आप चुपचाप पेशेंटली वेट करो, वो खुद ब खुद आपको सारी बातें बताने लगेगा। यही ट्रिक आप बच्चों से सच बुलवाने के लिए भी कर सकते हो। उनकी गलती सुनते ही उन्हें डांटने के बजाय बस साइलेंट रहो, वो खुद आपको सारा सच बताएंगे। आपने देखा होगा कि पावरफुल पोस्ट पर बैठे लोग अक्सर साइलेंस प्रेफर करते हैं, ताकि एक अनसर्टेनिटी क्रिएट करके वो लोगों के बीच अपना डर बनाए रख सकें। इसलिए कहा जाता है कि साइलेंस इज मोर पावरफुल देन वर्ड्स। तो दोस्तों, ये थे वो 10 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो आपकी लाइफ के हर फील्ड में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इनमें कुछ भी नया नहीं है, सदियों से लोग इन बातों को जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इनका इस्तेमाल करने में चूक जाते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वंटी नहीं दबाई तो दबा देना, और साइकोलॉजी के ऊपर शानदार बुक्स की समरीज हिंदी में सुनने के लिए डाउनलोड कर लो ये बुक ऐप, जहां पर आप बिना किसी एड्स के 400 से ज्यादा फ्री बुक समरीज सुन सकते हो। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।